Good morning, student. Today is your second lecture of agro businesses. तो बेसिकली बच्चों जो आज का टॉपिक है ना हमारा वो बेसिकली क्लाइमेट सॉइल इनसे रिलेटेड है। मतलब कि इंडिया की सॉइल, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का वेदर कैसा है, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कल एक छोटा टॉपिक रह गया था, तो एक छोटा टॉपिक मैं आपको कवर करवाना चाहूंगा था, एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बाद में आएगा प्रॉपर फॉर्मेट में। ये टॉपिक आएगा लास्ट में, इसका प्रॉपर एक बड़ा चैप्टर है। बट एक बारी में कोई इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसको क्या क्या स्किल्स नीडेड है, वो सब क्या क्या कर सकता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक बार के लिए। उससे पहले जिन जिन बच्चों ने अब तक का पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो उनके लिए मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ। हमने बच्चों अब तक जो देखा था वो फंडामेंटल्स देखे थे एग्रो बिजनेसेस मैनेजमेंट के, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें नीडेड हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है। साथ में हम कुछ साइट्स पे भी गए थे। मैंने आपको ये सब एग्जांपल्स भी बताए थे, ठीक है। और साथ में कोर बिजनेस सेक्टर बताया, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, पर्सनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल, फ्रेंचाइजिंग, ये सब बताए थे। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर बताए थे आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ें बताई थी आपको मैंने। तो एक बार के लिए सारे बच्चे 2 मिनट के लिए एक बार सारा रिवीजन कर लेंगे, जो है इस पेज से एक बार कंपेरेटिव फॉर्मेट में कर लें सारी चीज़ें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो है आज का टॉपिक। पहला हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल्स नीडेड जो होंगी, स्किल्स नीडेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा क्लाइमेट सॉइल ऑफ इंडियन वेदर, जस्ट लाइक इसमें भी होगा वो टॉपिक। ये बेसिकली शायद नहीं नहीं, ये एंटरप्रेन्योरशिप पे खत्म है क्योंकि लेक्चर 1 था, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप पे खत्म है। कोई बात नहीं, पहले हम ये पढ़ेंगे। एक बार 2 मिनट के लिए आप लोग ये देखें। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा द एग्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये होता है कि बड़े लेवल पे देखो यार, आपको मैं एक बात बताऊं। एक आम उगाता है, वो किसान हुआ। एक उस आम से फ्रूटी बना के या फिर स्लाइस बना के सेल करता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ही हैव सम क्रिएटिविटी और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स टू चेंज सम रो गुड टू फिनिश्ड गुड टू गेट सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जैसे कि एंटरप्रेन्योर क्या करेगा ना, एक ब्रांड एस्टेब्लिश करेगा, और उस ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट से क्या करेगा ना कि वो एक्स्ट्रा मार्जिनल, जैसे कि यार मैं आम बेच के उतना जितना कमा पाऊंगा उतना मैं उस आम के जूस को पैक करके बोतलों में ब्रांडिंग करके सेल करूंगा, वो ज्यादा कमा पाऊंगा मैं। समझ रहे हो? द ह्यूमन एजेंट ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कि जो इंसान
या फिर जो ये काम कर रहा है, जो उस पूरे सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाए, और अलग अलग रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेबर, कैपिटल, समझ रहे हो, ये सब वर्ड सुने आपने, तो इस टाइप की चीजों का एलोकेशन करे उसमें एग्रीकल्चर में। द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? Joseph highlighted the entrepreneur as the human agent propelling economic development by introducing new goods, production methods and markets. ये कुछ हमारे पास दो स्कॉलर्स हैं। तो जोसेफ ने बताया है कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर जो है उसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर में नए नए गुड्स लाएगा, प्रोडक्शन मेथड लाएगा, और मार्केट्स को फाइंड करेगा। जैसे कि पहले क्या होता था ना, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होते थे, हम जो खेत की जुताई करते थे, जुताई मतलब खेत में जो हल निकालते थे, वो क्या करते थे, हम बैलों के थ्रू निकालते थे। कोई मैकेनाइजेशन नहीं था, मतलब कोई ऑटोमेटिकाइजेशन नहीं था, मतलब कोई भी मशीनरी नहीं थी हमारे पास खेतों को जोतने के लिए, ठीक है, हलवल निकालने के लिए, प्लाव करने के लिए हमारे पास नहीं थी कोई भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे इनोवेशन आया, एग्रीकल्चर कमर्शियल स्टेज पे गया, तो क्या हुआ ना कि हम लोगों के पास हल भी आए, ठीक है, मतलब कि प्लावर आया, कल्टीवेटर आया, समझ गए। इसके बाद क्या होता था ना, पहले फसल कटती थी कैसे, हाथों से। अब आप हाथ से 1 बीघा काट लोगे, 2 बीघा काट लोगे, 5 बीघा भी काट लोगे। मैं कहता हूँ कि आप लेबर लगा के 10 बीघा भी काट लोगे। बट क्या होता है ना, इन फॉरेन कंट्रीज और इन इंडिया ऑल्सो इन सम स्टेट्स वी हैव अ लार्ज सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मतलब कि वहाँ एक एक खेत 10 10 20 20 30 30 बीघा का होता है, ठीक है, समझ रहे हो, बीघा समझते हो आप लोग, हेक्टेयर। मैं आपको ये भी समझाऊंगी 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, ये सब भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब आप ये सोचिए ना, इतनी बड़ी फसल को हाथों से तो नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो वी विल वी हैव टू डू सम इनोवेशन टू कट दैट थिंग। तो हमने किस चीज का इनोवेट किया, हमने मशीनरी लाया उसमें, इंजीनियरिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, जिससे हम ऐसी ऐसी मशीन लाए, थ्रेसर। जैसे आज के टाइम पे ऐसी मशीनें हैं पंजाब में, हैवी लोड मशीनें ऐसी ऐसी हैं जो फसल को कट भी कर देती है, थ्रेस आउट भी कर देती है, इवन फिल भी कर देती है। समझ गए जोसेफ की बात, आप समझे कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू गुड्स, प्रोडक्शन मेथड्स एंड मार्केट्स। ऐसे आर्थर और रोस्टो है, emphasize that sustained economic growth requires a robust supply of motivated entrepreneurs willing to take calculated risk। देखो क्या होता है, एक किसान के जीवन में रिस्क बहुत होता है कि उस मान लो कि किसी साल बारिश कम हो गई, किसी साल बारिश ज्यादा हो गई, किसी साल सूखा पड़ गया, ठीक है, किसी तूफान ने कर दी, ओलावृष्टि हो गई। तो क्या होता है ना, वो अब एक किसान है वो क्या करेगा ना कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वेदर रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन रोस्ट और आर्थर का कहने का मतलब यही है कि एक एंटरप्रेन्योर वही है जो किसी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ करे और रिस्क झेलने के लिए तैयार रहे, मतलब उसके पास रिस्क से उभरने की तैयारी भी हो, विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। की फंक्शंस, इनोवेटर, रिस्क बियरर, ऑर्गेनाइजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइमरी डिसीजन मेकर। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर के ये इन्होंने 5 से 6 ये बताया कि वो इनोवेटर होना चाहिए, रिस्क झेलने वाला होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो जैसे कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में करने के लिए वो ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए उसको, और प्राइमरी डिसीजन मेकर कि हमें क्या 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 कैसे कब करना है, वो सब चीजों से आनी चाहिए, ठीक है, समझे। हाँ, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। पहले हम एंटरप्रेन्योर जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना, एक बार मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे डिस्क्रिप्शन से मैं आपको यहाँ पे भी एक बार पूरा कंफर्म करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ छूटा है इसमें। Entrepreneur. Many economic theories emphasize that significant role played by an individual entrepreneur as they combine talents, ability, and drive to transform resources into profitable undertaking। इसका मतलब ये है कि
जो काफी थ्योरीज है वो ये बोलती है कि जो अकेला एंटरप्रेन्योर होता है वो सारी चीजों को मिला के, टैलेंट, एबिलिटी, कोई चीज को चेंज कर देना एक चीज से, मतलब खाने वाली चीज को पैकेजिंग में कर देना, मतलब किसी पौधे से फाइबर निकलता है तो उसको कपड़े में चेंज कर देना, सिल्क सिल्क जो सिल्क फॉर्म से सिल्क निकल के उनको सिल्क कपड़ों में चेंज कर देना। ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट झेलने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जोसेफ स्कम्पटर की मैंने आपको बात बता दी, और ही बिलीव दैट द इकोनॉमी की, ठीक है, आर्थर की भी मैंने बात बता दी। अब ये देखो, अ पर्सन हु इनोवेट्स, अ पर्सन हु एलोकेट्स, मैनेजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बियर्स रिस्क। सेम चीज बता रहा हूं मैं अभी, वहां पे वही सेम चीज थी कि जो किसी चीज को अपग्रेड कर सकता हो, बढ़ावा दे सकता हो, किसी चीज को प्रॉपर जगह पे किसी को काम बता सकता हो कि हाँ तुम्हें इस तरीके से करना है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज कर सकता हो, और कोई भी आपदा को झेलने की उसमें कैपेबिलिटी हो, who has ability to perceive latent economic opportunities and devise their exploitation। से कहने का मतलब है कि वो लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटियां दे और उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोके। An individual who conceives the idea of business, design the organization of firms, accumulates capital, recruits labor, establishes relations with supplier, customers and the government, and converts the conception into functional organization। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बिजनेसमैन कौन होता है? सॉरी, वो आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा मेरा वॉइस लैग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक बिजनेसमैन कौन होता है। एक बिजनेसमैन वही होता है जो बड़े लेवल पे कैपिटल, कैपिटल मतलब कि पैसा जुटा सके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसके पास पैसा हो सारे सप्लायर से लेके कस्टमर तक, और कस्टमर से लेके गवर्नमेंट तक एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सेटल सेटल कर सके। ठीक है, और जो जहां वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वहां के लोकल लोगों के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। अब समझो मेरी मतलब। अब ये स्टार्ट कैसे होगा? मान लीजिए मुझे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कोई, ऐसे मान लीजिए कि मुझे बस एक फर्म, एक कंपनी खोलनी है। जो कंपनी क्या करती है ना, कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कंपनी का नाम रख लिया ऑर्गेनिक का, ORG ले लो आप। ठीक है, और एग्रीकल्चर का कल्चर ले लो। ठीक है, ऑर्गिकल्चर मैंने नाम रख दिया उसका। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम मैंने रखा ऑर्गिकल्चर, ORGCULTR। ठीक है, TUR। ऑर्गिकल्चर कंपनी, अब मैंने एक फर्म एस्टेब्लिश कर दी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंपनी मैंने खोल दी है तो ऑब्वियसली अब मेरे को कोई जगह डालना पड़ेगा, प्रॉपर एक जगह चाहिए होगी जहां मैं सारी चीजें कुछ करूंगा, जहां मेरे को, जहां इस चीज की सबसे ज्यादा नीड होगी। अब मान लीजिए कि सेक्टर में सबसे ज्यादा अभी तक फसलें हो रही हैं, लेकिन बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स वगैरह के, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक वो यूज नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी जगह जाऊंगा, कंपनी सेटल करूंगा, और कंपनी सेटल करने के बाद वहां के जो लोकल लोग हैं, एक सर्वे करूंगा कि वहाँ किस तरीके की चीज़ें की नीडेड है, मेरे को रो रो गुड से जो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, वहां की जो लेबर लेबर मतलब जितने भी लोग वगैरह हैं उन सबको इकट्ठा करके अपनी कंपनी का स्टार्ट करूंगा। फिर मैं वहां के सप्लायर्स को ढूंढूंगा कि वो किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, किस लेवल को नहीं करेंगे। जो मेरे कस्टमर्स है कि मेरे जो ऑर्गेनिक वो जो मैं चीज़ें बनाऊंगा वो खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, और गवर्नमेंट इस पे कोई सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही, गवर्नमेंट उनको किसी लेवल पे कुछ प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें। और जब जाके मेरा एक पूरा कंसेप्चुअलाइज होगा एक मेरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये देखो रोस्टो की बात सुनो यार, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग the economic, social, political sectors of a society, including emergence of corps of entrepreneurs who are psychologically motivated and technologically prepared regularly to lead the way in introducing new production of function in the economy। इसके कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस है ना, मतलब किसी जगह का अगर अपने को डेवलपमेंट करना है ना, तो वो तीनों सेक्टर को साथ में लेके चलेगा, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मुझे मिलना पड़ेगा, एक सोशल बिहेवियर जनरेट करना पड़ेगा, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन देखनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं जब ही सक्सेस होऊंगा जब मैं साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड हूँ, मेरे दिमाग में ये बात सेटल्ड हो, ठीक है, कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। और टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड, आज का जमाना टेक से मोटिवेटेड है, कि टेक इनोवेटेड है। टेक होगा तभी जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। टेक्नोलॉजी ही इज द की फैक्टर ऑफ एवरीथिंग एट द करेंट जनरेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है। और हर दिन कुछ नया करने की मेरे अंदर भूख होगी तभी जाके मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। ठीक है। ये देखिए, द सप्लायर ऑफ द रिसोर्सेज, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड अल्टीमेट डिसीजन मेकर। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, अपने रिसोर्स का सप्लायर भी वही होगा, उसको सुपरवाइज भी कहीं वही करेगा, और उन सबको कोऑर्डिनेट करके लास्ट में डिसीजन भी वही बनाएगा। मतलब देखो यार, मुझे एक रिसोर्स भी ढूंढना पड़ेगा मेरे बिजनेस के लिए, कि भाई हाँ यार इस चीज से ये चीज बनेगी। ठीक है। अब देखो उस चीज को अगर मैंने ढूंढ लिया तो ऑब्वियसली उस चीज को कंटिन्यूअसली मेरे बिजनेस के लिए मैनेज भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब यार मैं मैनेज तो कर लूंगा लेकिन अकेले से मैनेज थोड़े होगा, तो आई हैव टू कोऑर्डिनेट विथ मल्टीपल पर्सन टू टेक माई डिसीजंस। अब यार मुझे पट्टे की बात, हमारी एक सीधी बात होती है, एक कहावत है पट्टे पे बात बोलना। इसका मतलब होता है कि मैं डिसीजन किसी चीज का ले सकूं इंस्टेंट बेसिस पे। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन बिजनेस। देखो ये जो चीज है ना, बहुत काम आएगी आपके। कैसे? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस ओनर इज पर्सनैलिटी, which lends itself to the type of business chosen. There are many different kinds of business, innumerable types of personalities, and objective self examination is therefore necessary for the discovery of personal strengths and weakness, especially as they relate to owning a particular type of business। इसका मतलब क्या है ना, कि देखो यार, ये एक इंसान की क्या क्या अंदर चीजें होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होनी चाहिए कि वो एक बिजनेस को खड़ा कर सके। ठीक है। एक बिजनेस के लिए किस टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए, वह वो चीज यहाँ पे बताई गई है, कि एक जो बिजनेस वाला है, जो बिजनेस कर रहा है ना, कि कोई पर्सन, उसका असेट असेट मतलब कि जो उसकी धनराशि है ना, जो उसके पास संपत्ति है उसकी, वो एक ही चीज है, उसकी पर्सनैलिटी। यार कोई बंदा मुझे देख के ये समझ जाना चाहिए कि हाँ यार इसके अंदर ये क्वालिटी है। आप 5 मिनट के लिए सब चीजों को साइड रखो। ठीक है। आपको मैं बताऊं ना, आप ये चलो मेरे साथ थोड़ा, कहीं भी देखो आप,
Personality plays a crucial role in business succeeding by influencing how individual interact, make decision and approach tasks. बेसिकली क्या है ना कि हर चीज में आप कुछ भी करो, आपकी पर्सनैलिटी से दिख जाना चाहिए अगर यार ये जो डिसीजन लेगा ना, वो डिसीजन ये बहुत सोच समझ के लेगा। ठीक है, ये जो चीज करेगा ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ चीज बताई हुई है, 8 पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर: ग्रेट कम्युनिकेटर, determination, creativity, risk taker, self awareness, adaptability, knowledgeable, passionate। अब एक एक बच्चा मुझे हर एक एक चीज का मतलब समझाओ। देखो, आप लोग सही बोल रहे हैं, गलत कोई जो भी बच्चा बोल रहा है बस उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे सबसे पहली चीज आती है पैशनेट। मैं कोई भी चीज करूंगा ना, मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए उस चीज को करने के लिए। और उस चीज को अगर जज्बा है तो नॉलेज, ज्ञान तो उस चीज का होना ही चाहिए। अगर उस चीज की नॉलेज ही नहीं है मेरे पास तो मैं कर कैसे जाऊंगा। और सेल्फ अवेयरनेस एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जहां भी मुझे जो चीज स्टार्ट करनी है ना, हर चीज मेरे तरीके से नहीं होगी, बट मुझे वहां जाके वो चीजें अडेप्ट करनी पड़ेगी। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि यार जो खामियां मेरे अंदर हैं, जो वीकनेस मेरे अंदर है, या फिर जो कमियां आ रही हैं, उन चीजों को देखते हुए मैं कुछ से करूं। मतलब ये मेरे को पता होना चाहिए कि यार ठीक है, ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरी कमी है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। रिस्क टेकर। देखो, एवरी बिजनेस गेट सक्सेस आफ्टर एंड आफ्टर इफ ही बियर रिस्क। अगर वो रिस्क झेलेगा ना, बड़ा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, सीधी बात। जहां रिस्क, जहां किसी ने कहावत सुनी होगी, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, वही बात है। उल्टा बच्चा उल्टी कहावत गलत है बच्चों। आप लोगों को एक सही समझाऊं, उल्टी चीज, उल्टी कहावत गलत है। केवल एक एक तरफा कहावत चले। क्रिएटिविटी। अब मेरे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि यार मैं इस रो प्रोडक्ट से क्या फिनिश गुड बना सकता हूँ, ये चीज कैसे मैं इसको इनोवेटिव बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन की मतलब कि अगर जो मैंने चूज कर लिया, ठीक है, जो मैं चूज कर रहा हूं ना, वो मुझे करना ही है। अगर एक बार चूज कर लिया तो वो मुझे करना ही है। ग्रेट कम्युनिकेटर। ग्रेट कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि आप एक प्रॉपर एक वक्ता होने चाहिए। वक्ता मतलब समझते हो, बोलने वाला इंसान होना चाहिए यार। क्योंकि अब आप अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी कौन ही सुनेगा। ठीक है। फॉलोइंग इन्वेंटरी शुड प्रूव हेल्पफुल। पोटेंशियल बिजनेस ओनर शुड क्वेश्चन themselves on each of these items, nothing those areas were improvement in most needed। ठीक है, हाँ, सेम स्लाइड है। तो सबसे पहले तो जो भी बिजनेस ओनर होता है ना, वो ये सारे क्वेश्चंस करता है अपने पे। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो मेरे को बाहर से दिखेगी, अपीयरेंस, मेरा बॉडी पोस्चर क्या है, मैं एक लग भी रहा हूँ कि एक बिजनेस पर्सन की तरह कि नहीं। जनरल हेल्थ, कि मेरा हेल्थ इशू कुछ तो नहीं है, या फिर मैं जो मेरे सराउंडिंग, मेरे सर्विस सर्विस है, लेबर है, उन सब पे फोकस कर रहा हूँ कि नहीं है। एंड्योरेंस, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा स्टेमिना क्या है किसी वर्क को करने के लिए। विजन, मेरा जो मैं दूरदर्शी सोच रहा हूँ ना, मैं किस लेवल तक सोच पा रहा हूँ यार कि मुझे ये करना है, ये करना है, किस लेवल तक सोचना है। ठीक है। और हियरिंग, सीधी बात है, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर ना, अगर तुम कुछ बातें बोल पा रहे हो ना ढंग से, गुड स्पीकर हो ना, इफ यू आर अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बी गुड लिसनर। दूसरे की बात सुनना भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इसका। ठीक है,
सॉरी, मेंटल एबिलिटीज कि एक बिजनेस ओनर की मेंटल एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एक जो नॉर्मल लेवल की जो इंटेलिजेंस होती है ना, कि यार मैं इस चीज़ से ये कर सकता हूँ, उस चीज़ से वो बन सकता है, इसको मैं ऐसे ओवरकम कर सकता हूँ, इस रिस्क से मैं ऐसे निकल सकता हूँ, तो वो उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बिजनेस, देखो हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, सिमिलरली हर कोई पढ़ नहीं सकता। हर कोई एक लॉयर है तो वो जरूरी नहीं कि लॉयर बिजनेस भी कर सकता है, कोई टीचर बिजनेस कर सकता है, और जरूरी नहीं कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। एवरीवन कैन डू एवरीथिंग, बट दे हैव टू बी जस्ट लाइक उनकी जो दिमाग की जो कंडीशन है ना, उनको पैशनेट बनना पड़ेगा किसी चीज के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, मेमोरी, क्रिएटिवनेस, इनिशिएटिव, इंसाइड इनटू कैरेक्टर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन का मतलब यही है, मैं किसी चीज को लेके किस तरीके का बर्ताव कर रहा हूँ, क्या मैं कोई चीज क्रिएटिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। और मैंने पूरा प्लान कर लिया एक पूरे बिजनेस का, लेकिन मैं उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब चीजें हैं, ठीक है। एथिक्स, होनेस्टी, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी और परसिवरेंस। सीधी बात है, मैं मेरा कोई भी बिजनेस डाल रहा हूँ ना, तो उस बिजनेस के प्रति मुझे लॉयल रहना है। अब आप इनिशियल फेज में कोई इंसान है यार, वो अपने किसी प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन कर देता है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट कर ले रहा है वो पहले, तो उसके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। सोशल क्वांटिटीज, कर्टेसी, सिंपैथी, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, चेयरफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, दूसरों को मोटिवेट रखने की कैपेबिलिटी, शक्ति, सहानुभूति, और दूसरों के साथ काम करने की अडेप्टिबिलिटी, ये सब मेरे अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं एक जो बिजनेस पर्सन होता है उसकी क्वालिटीज। समझ गए? अब हम ये क्वालिटीज और सक्सेसफुल होना, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रॉपर कोर एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये नहीं, वो सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए नोट्स अच्छे होंगे, यूपीएससी के नोट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एक एक की। ठीक है। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर अक्रॉस ए स्पेसिफिक एरिया। बेसिकली आपको किसी जगह का क्लाइमेट पढ़ने के लिए ना, सबसे पहले उस जगह का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो पानी है, वहाँ का प्रेशर। प्रेशर प्रेशर को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कई बार गर्म हवा और ठंडी हवा समझिए आप। जैसे जैसे हम हाइट में जमीन से ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या है ना कि हवा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। तो मान लीजिए कि जमीन के पास गर्म है और ऊपर जाते 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 ठंडा होता जाएगा। अब आप ये समझिए, आप इतना समझिए कि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है ना, तो उसके मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं वो पास में होते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज गर्म होती है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। मतलब कोई भी हल्की जो गर्म चीज होगी ना, वो फैली हुई होगी, और जो ठंडी चीज होगी ना, वो जुड़ी हुई होगी, पास में होगी। अब आपको चीज बताता हूँ कि आपने कभी सिलेंडर में से हल्की सी गैस निकाल के देखी है? सिलेंडर में क्या होता है ना, कोई भी चीज को इतने प्रेशर से दबाया जाता है ना, कि उसके अंदर वो गैस, जो एलपीजी गैस होती है, वो लिक्विड में हो जाती है। सीएनजी एलपीजी जो गैस होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे हम उसे रिलीज करते हैं, क्या होता है, एकदम से वो एकदम खुलती है, वो एकदम फैलती है, तो वो क्या करती है, टेम्परेचर रिलीज करती है, वो ठंडा हो जाता है एकदम। अब आपको बता देता हूँ, जैसे ही मान लीजिए कि सूरज सूरज की गर्मी धरती पे पड़ी, ठीक है, और धरती गर्म हुई,
अब जैसे ही धरती गर्म हुई ना, तो नीचे की हवा गर्म हुई, ऊपर की हवा ठंडी होगी। तो क्या होगा ना, एक प्रेशर बनेगा नीचे। और प्रेशर क्या बनेगा ना, उस प्रेशर गैप को कंप्लीट करने के लिए क्या है ना कि वहां हवा फिल होगी। ठीक है, वहां हवा आएगी वापस। तो ऐसे पूरा सर्कुलेशन ऑफ एयर चलता है। समझ गए कि हवा इधर से उधर जाने के लिए ये सब चीजें करती है। Traditionally, climate is described by the average variability of a key atmospheric variables like temperature, precipitation and wind. इसका मतलब बेसिकली यही है, पहले हवा, तापमान, जो पानी की क्वांटिटी है, उन्हीं के हिसाब से एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स माने जाते थे। क्लाइमेट को इन्हीं सब से समझाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Essentially, climate can be seen as a cumulative और overall picture of a weather pattern. आज के टाइम पे हमें कब बारिश आ रही है, जो हमारा अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, वहां से हवाएं कैसे घूम के पानी को इवेपोरेट करके वाष्प बना के बादलों के थ्रू हमारी तरफ ला रही है, और कहाँ से कौन सा मानसून बन रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे पे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे, चलो कुछ अच्छी पिक्चर दिखाता हूँ। आपको, हाँ, ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट है ये, और कुछ नहीं है। अब इसमें आप एक मॉनसून देखिए। सबसे पहले क्या होगी ना कि हवाएं, अरे यार, ये थोड़ा वो आ रहा है बीच बीच में। अब क्या होगी ना, हवाएं सबसे पहले बे ऑफ बंगाल की तरफ से ऐसे घूमते हुए आ रही है, फिर अरब सागर से ऐसे जा रही है। अब तारीख देखिए, जैसे 5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून, 25 जून, 30 जून, और एक 1 जून से लेकर 30 जून को भारत का गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक का एरिया, ठीक है, तमिलनाडु नहीं, सॉरी, केरला तक का एरिया, केरला तक के एरिया में मानसून आ रहा है। ठीक है, और यही हवाएं फिर आगे जा रही हैं इसी रूट में। तो इसी रूट में आगे का मानसून होगा। अब आगे की हवाएं क्या है ना कि जितनी 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 हवा धरती से आएगी, उसमें पानी कम होगा तो उतना मानसून कम होगा। जितनी हवाएं समुद्र से होके आएगी, उसमें पानी ज्यादा होगा। अब जो जितना बड़ा सरफेस एरिया कवर करके आएगी, मान लीजिए कि कोई हवा है, वो बड़ा समुद्र का एरिया कवर करके आ रही, तो वो उतना अच्छा मानसून देगी। और जो धरती का एरिया कवर करके आ रही है, वो कम मानसून देगी। जब भी तो आप चीज देखिए ना, जो थार डेजर्ट है हमारा, जो राजस्थान में पड़ता है, वो उसकी हवाएं ज्यादातर बहती हैं सूखी हवाएं, तो वहाँ मानसून बिल्कुल कम है। लेकिन मुंबई, केरल, बेंगलुरु, गोवा, इन सब में बारिश बहुत अच्छी है। समझ रहे हो आप? तो ये रीजंस हैं इन सब के। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। India's climate is mainly tropical monsoon with distinct wet and dry seasons. ट्रॉपिकल मानसून का मतलब होता है, मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन बताया था। इसका मतलब ये होता है कि जो हवाएं हैं वो इसको क्रॉस नहीं करेगी, सब जेट जेट स्ट्रीम्स बनेंगी, और ऊपर से भी हवाएं आएंगी, कश्मीर की तरफ से कुछ हवाएं आएंगी, नीचे से कुछ हवाएं आएंगी, उनका टकराव होगा। ऊपर जो हमारे, जो एक एटमॉस्फेयर लेवल होता है, एक धरती होगी, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, जो ऊपर बड़ी हवाएं चलती हैं, वो उन बादलों को रोक के उस एरिया में एक प्रॉपर रेनफॉल करेंगी। However, due to its vast geographical extent, diverse topography, and varying latitudes, the country experiences various climatic conditions from arid in the northwest to temperate in the Himalayan region. Basically, इसके कहने का मतलब है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा एरिया होगा? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट ये अरुणाचल वगैरह की साइड चला गया। नॉर्थ वेस्ट मतलब कौन सा एरिया होगा? थार डेजर्ट का। ठीक है, अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है ना, और दो साइड ओशन हो गए, तीन साइड, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तीन ओशन हो गए। बेसिकली इंडियन ओशन सबमर्जेंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन ओशन है। और ऊपर हिमालय हो गया। हिमालय के ऊपर भी आप अगर देखो तो अलास्का एंड साइबेरिया हो गए। ठीक है, वहां ऊपर मेडिटेरेनियन सी भी आ जाता है। आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना,
यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देखो यहाँ एक मेडिटेरियन सी है रशिया के जस्ट नीचे, जहाँ पे डंगिस्तान वगैरह है, वहाँ पे मेडिटेरियन सी है। अब मेडिटेरियन सी से हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं आती 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 बारिश कराती है कि किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, करते 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 बारिश आएंगी, हमारे हिमालयास से टकराएंगी वो। हिमालयास उन हवाओं को अपनी तरफ मोड़ेगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ बारिशें होंगी। फिर अरेबियन सी से हवाएं आएंगी, वो हिमालय से टकरा के रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, तो वह मानसून क्रिएट करेगा। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल से, तो ऐसे हमारा ओशन चलता है और ऐसे हमारा मानसून चलता है। और ये इतना वेरिएबल मानसून है ना कि आप नॉर्थ वेस्ट में देखो सूखी हवाएं आ रही है, थार डेजर्ट है। वहीं चेरापूंजी हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, मेघालय चले जाओ, बारिश ही बारिश है। असम फ्लड हो रहा है अभी, ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत पानी है इस चक्कर में, ठीक है। केरला फ्लड देख लो आप, समझ रहे हो ये बात। इंडिया में फ्लड भी पड़ रही है, सूखा भी पड़ रहा है, रेनफॉल भी पड़ रही है, स्नोफॉल भी पड़ रहा है, समझ रहे हो, everything. The influence of the Indian Ocean and the Himalayas further affects regional climates, creating distinct patterns such as the coastal desert, subtropical climates. इसका कहने का मतलब जो इंडियन ओशन की वजह से थोड़ा केरला इन साइड की सब बारिश होती है, तो उसकी वजह से है ना, ठीक है। साइलेंट फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रिवर्सल ऑफ विंड्स। द इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम विच विद द चेंज ऑफ द सीजन इन अ ईयर। बेसिकली आपको क्लाइमेट ज़्यादा देखो इतना समझने की मतलब इतना इतना आपको डीप में नहीं जाना, ये बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूं, एक बार मैं आपको थोड़ा ज़्यादा यही अच्छा होगा कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं, क्योंकि क्योंकि जितना जितना आपको तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, जो जो इस टाइप के कलर में है, यहाँ पे माउंटेन्स है, मतलब यहाँ पे बारिश तो कम है और ठंडा इलाका है। जो ये है वो डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और ये इस डेजर्ट एरिया की वजह से थोड़ा बहुत जहाँ पानी आ पा रहा है, मतलब जहां तक मानसून रीच कर पा रहा है, लेकिन कम, जिसको बोलते हैं हम एरिड स्टेपी हॉट, मतलब ये गर्म भी है और ह्यूमिडिटी वाला एरिया है। और ये पूरा जो ग्रीन जोन देख रहे हैं, ये हो गया अपने गैंगेटिक प्लेन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जहां पे मानसून सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और ये वाला देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक सवाना। ट्रॉपिक सवाना वेट एंड ड्राई, मानसून में वेट, वैसे ड्राई, मतलब मानसून ही रीजन है इनका। बेसिकली ये वाला रीजन है ना, इसमें क्या है ना, नदी भी होती है, तो नदियां इसको मानसून वाली नदियां होती हैं। अब वो नदियां हिमालय माउंटेन रीजन, इस रीजन से नदियां आई, यहाँ इन्होंने पानी दे दिया, तो यहाँ तो क्लाइमेट अच्छा होगा, मतलब यहाँ पानी होगा तो यहाँ खेती भी अच्छी होगी। अब इससे मैं आपको और भी चीज समझाऊंगा कि आपका एग्रीकल्चर कैसा अफेक्ट कर रहा है, मैं क्लाइमेट आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्योंकि अभी 12 मिनट हमारा क्लाइमेट ही चलेगा, सोइल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है, देखो आपको समझाऊंगा, क्लाइमेट इतना बड़ा टॉपिक है ना, इफ यू गो इनटू द डीप। लेकिन अगर आपने क्लाइमेट समझ लिया ना, आपका जियोग्राफी का ये जो टॉपिक है ना, पूरा कवर्ड है। क्लाइमेट और सोइल, क्लाइमेट के साथ एक चीज और पढ़नी है आपको, सोइल। आपने कहीं का मिट्टी समझ लिया, आसमान समझ लिया, तो फसल तो अपने आप उग जाएगी यार। फसल के बारे में तो आप समझ जाओगे, यही तो मेन चीज है। अब आप समझिए, ये वाला रीजन वही एरिड स्टेप ही हो गया, ये ट्रॉपिकल मानसून हो गया, केवल ये मानसून के टाइम ही वो करता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं, हिमालय से पानी आया नदियों में, तो विदाउट मानसून भी यहाँ खेती होगी। मानसून से पानी आया तो मानसून में भी खेती होगी, मतलब यहाँ 24/7/365, मतलब होल होल थ्रू आउट ईयर हम खेती कर सकते हैं, अलग अलग टिपिकल खेती कर सकते हैं। अब पहाड़ों में क्या होगा ना, सूखा है, पानी कम है, हवा ठंडी है, तो वहाँ खेती होने के चांसेस बहुत कम है, जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बन जाते हैं वहाँ पे। सिमिलरली थार डेजर्ट, सूखा डेजर्ट, यहाँ भी खेती होने के चांसेस कम है। अब आ जाओ हॉट स्टेपी में। हॉट स्टेपी में क्या होगा ना कि लिमिटेड लेवल ऑफ वाटर होगा, मतलब कि वहाँ पानी इतना ही है कि उससे हम एक लिमिटेड फसल उगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कौन कौन सी फसलें होती है आपने देखी कभी, गेहूं, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चने, इस टाइप की फसलें होती हैं। वहीं आप गंगेटिक प्लेन्स में चले जाओ, राइस, धान, सबसे ज्यादा पानी खाता है, तो सबसे ज्यादा यही होता है, समझ गए। नीचे आप ये अब इसमें जाओ एरिड स्टेपी में, एरिड स्टेपी में नहीं, सॉरी, ट्रॉपिकल सवाना में जाओगे। अब यहाँ क्या है ना कि जैसे कॉटन कॉटन बहुत होता है यहाँ पे,
कॉटन क्यों हो रहा है आप समझ रहे हो? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ से कॉटन क्यों हो रहा है? कॉटन इसलिए हो रहा है यहाँ पे यार, आप ये चीज समझिए ना। कॉटन को चाहिए सूखने के लिए प्रॉपर मानसून के बाद की धूप। अब यहाँ सूखापन भी पड़ रहा है, ठीक है। और कॉटन को उगने के लिए क्या चाहिए? पानी, मानसून का। तो दोनों चीजें मिल जा रही है उसको, काम खत्म। एंड सिमिलरली आप एरिड स्टेपी में आ गए हो नीचे। अब यहाँ क्या नहीं है, एरिड स्टेपी तो है लेकिन यहाँ बारिश उससे ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी वाला एरिया है। तो यहाँ पे भी हम राइस उगा सकते हैं। सिमिलरली ये ट्रॉपिकल, ये वाला तो हो ही गया ट्रॉपिकल मानसून, तो यहाँ तो राइस वैसे ही हो जाएगा। मैक्सिमम जो खेती अपने राइस की बहुत होती है इंडिया में, समझ गए आप? तो ऐसे बनता है। और आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत और। ये जोन्स हो गए। ये रेड वाला जोन है जो हॉट ड्राई जोन है, सूखा और गर्म। उसके बाद आप एक देखिए वार्म एंड ह्यूमिड हो गया, मतलब यहाँ पे गर्म भी है लेकिन ह्यूमिडिटी है। इसके बाद हो गया कंपोजिट। कंपोजिट मतलब कि ये मानसून में चेंज, विदाउट मानसून ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये कोल्ड वाला तो फिर आपको पता ही है, कुछ कुछ जितना ऊपर का एरिया उतना कोल्ड एरिया। तो ये हो गए, ठीक है। सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल, प्रियोरिटी ऑफ सीजन्स, यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट, डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कैरेक्टरिस्टिक बाय नेचुरल क्लैमिटीज। अब देखो ये आपको इतने फैक्टर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में उतरना है। आपको अपने एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट करना है, अपने फसल उगाने को देखना है। जब अपन एलोवेरा पढ़ेंगे तो उसका क्लाइमेट पढ़ लेंगे, मशरूम पढ़ेंगे तो अपन उसका क्लाइमेट पढ़ लेंगे। मैं आपको भी जनरल फैक्टर बता रहा हूँ जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, हाँ ये कुछ कुछ आपको जो ऊपर ऊपर की नॉलेज है, ऊपर ऊपर की नॉलेज आपको लेनी है। फैक्टर्स रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि आपका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी कैसे फर्क करेगा। जैसे हिमालय की साइड है कि वो लॉन्गिट्यूड से ऊपर है, वो ऊपर हो गए तो उनमें ठंडक ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ क्या सा क्लाइमेट है। कहीं पे हवा का दबाव कैसा बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो चीज़ें होंगी। हिमालयन माउंटेन्स वगैरह, डिस्टेंस फ्रॉम द सी वगैरह। अब यार आप ऐसे समझिए ना कि जो समुद्र से उतना जितना दूर, अब मुंबई में से ज्यादा बारिश होगी, क्यों होगी? समुद्र के सबसे पास है। और वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट समझते हैं? वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न के प्लेट्यू वगैरह होते हैं ना, वो उनकी वजह से एक पहाड़ की श्रृंखला है वेस्टर्न घाट की, मुंबई गुजरात से लेके एंड केरला तक। जो क्या करती है, जब अपने अरब सागर से जो बादल आते हैं ना, उनको रोक के मानसून कराती है वहीं पे। तो और सिमिलरली हिमालयन माउंटेन क्या करते हैं कि जब वेस्टर्न घाट्स को अपना ए क्रॉस करके जब आता है ना मानसून, तो हिमालय वाकी का मानसून रोक लेती है। अब एक चीज और बता दूं, एक पहाड़ से सबसे पहले बादल मान लो एक साइड से टकरा है, तो उधर जो बारिश होगी वो होगी लीवर्ड साइड, एक होगी विंडवर्ड साइड। लीवर्ड लीवर्ड और विंडवर्ड साइड, दो साइड होगी। अब जितना समुद्र से दूर होगा उतनी बारिश कम होगी वहां पे। एल्टीट्यूड देख लो, जितना समुद्र से ऊपर होगा वहां जितना सूखा होगा, ठंडा होगा। प्लेन्स होंगे, हीट कम होगी, प्रेशर कम बनेगा, बारिश कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये जहाँ नदियां हैं वहां तो ऑब्वियसली होगी। फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर, ये आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वेरिएशन मैंने आपको समझा ही दिया। ये वैसे जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये दो चीज़ें आपको समझा देता हूँ मैं। जेट स्ट्रीम्स बेसिकली क्या होता है ना कि जो अपने एटमॉस्फेयर है, वातावरण में नीचे से लेके जब हम ऊपर तक जाएंगे ना, तो जब हम 18 किलोमीटर के आसपास आएंगे ना, तो वहाँ बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं। उनको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम्स। और वो जेट स्ट्रीम्स क्या होती है ना, वो ऐसे चलती हैं कि वो जरूरी भी है मानसून में, वही हवा का प्रवाह को चलाती है। मतलब एयर सर्कुलेशन इज रन बाय जेट स्ट्रीम्स। तो वो क्या करती है ना कि वो जहां मानसून जाना चाहिए ना उसको वहां लेके जा रही है। मतलब द जेनेसिस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द मानसून। देखो आपको ईस्टर्ली जेट में समझाने लगूंगा ना, ये प्रॉपरली पूरे एक लेक्चर का टॉपिक है। तो ईस्टर्ली जेट में आज आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, ऐसे समझो आप कि ऊपर के वातावरण की हवाओं ने नीचे के मॉनसून को रोक के रखा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समझ लीजिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब कि मेडिटेरेनियन सी, मतलब कि अपने पाकिस्तान के आगे, अफगानिस्तान के आगे मेडिटेरेनियन सी जो इधर की तरफ है ना, उससे कुछ हवाएं आ रही है जो जेट स्ट्रीम से टकराएंगी और वहां पे मानसून रोक देंगे। लो प्रेशर सिस्टम दैट ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन रीजन इन द विंटर मूव्स ईस्ट टुवर्ड्स द इंडिया पासिंग ओवर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रिस्पांसिबल फॉर द विंटर रेन इन नॉर्थ इंडिया। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यहाँ पे सर्दियों में मावट होती है, समझ गए?
कंडीशन इन द रीजन सराउंडिंग इंडिया, टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशन इन ईस्ट अफ्रीका, ईरान से ड्रेस है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉनसून एंड द ओकेजनल ड्राई स्पेल। बेसिकली यार आप ऐसे समझिए ना, आपको एक समुद्र की हलचल समझाता हूँ। समुद्र का पानी भी घूमता रहता है। कैसे? मान लो कि सूरज ने समुद्र की सतह को गर्म किया, तो वो क्या होगा ना, बहता बहता आगे जाएगा। किसी जमीन जमीन मान लो कि अफ्रीका के पास टकराया, अफ्रीका से गर्म पानी टकराया, तो गर्म पानी नीचे जाएगा। ठीक है? और गर्म पानी नीचे जाएगा तो वहां से ठंडा पानी इंडिया की तरफ निकलते हुए आएगा। सिमिलरली ऐसे ही होगा कि मान लीजिए कि हवा इधर की तरफ की है, तो गर्म पानी ऐसे इंडिया की तरफ के नीचे होगा, ठंडा पानी बाहर निकल आएगा। ऐसे होता है। For example, elevated temperature in East Africa can attract the monsoon winds from the India Ocean toward the region, potentially leading to dry spell in India. बेसिकली क्या होता है ना कि जब वह टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मॉनसून को खींच लेती है। मॉनसून टेम्परेचर से वैसे भी बहुत अफेक्टेड है। कंडीशन ओवर द ये मत क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, हाँ ये पढ़ सकते हो। द कंट्री शेप, size, location, latitude, extent, and the contrasting relief have resulted in diverse climate conditions in parts of India, ranging from tropical monsoon in the south and polar in the higher altitudes in the Himalaya. मतलब कि देखो यार, सर्दियों में भी बारिश हो रही है, गर्मियों में भी बारिश हो रही है, ऊपर सूखा है, नीचे कोल्ड, एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ड्राई डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया। ठीक है? अब ये पढ़िए, रिदम ऑफ द सीजन इन इंडिया, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। ठीक है? कोल्ड वेदर सीजन कब होगा? टिपिकली दिसंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है। हॉट वेदर सीजन कब होगा? मार्च से मई तक पड़ती है। साउथ वेस्ट मानसून, जो मानसून अभी पीरियड चल रहा है, जून से सितंबर तक चलता है। रिट्रीटिंग मानसून, कि जब मानसून जा रहा होता है तो अक्टूबर से नवंबर तक वो चलता है। अब वेदर और क्लाइमेट में फर्क समझे। वेदर इज अ मोमेंटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर चेंजेस क्विकली विद इन अ डे और अ वीक। बेसिकली क्या होता है ना, वेदर, आज की वेदर क्या, जैसे वेदर डिटेल्स आपको समझा देता हूँ, ये ऐसे नहीं समझ पाओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज का वेदर फोरकास्ट देखते हैं अपन। जैसे कि आज का 32 डिग्री टेम्परेचर है, लाइट रेन शॉवर्स टुडे, दिस बता दिया इन्होंने। अब क्लाइमेट क्या होता है ना, किसी जगह की हिस्ट्री में कैसी कंडीशन रही, वहाँ का क्लाइमेट हमेशा कैसा रहता है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म पे जो चीजें होती है ना, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंजेस इन परस्पेक्टिव एंड मे बी नोटेड आफ्टर 40 years और मोर। बेसिकली क्या यार, मान लीजिए कि कैसे एग्जांपल दूं आपको, केरला में बारिश होती है। अब मैं वेदर पूछूंगा यार, आज केरला का वेदर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी इतनी है। आज का वेदर केरला का ये है। केरला का क्लाइमेट क्या है? ह्यूमिड क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, मानसून क्लाइमेट। क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है, बारिश आएगी पानी आएगा, नहीं बारिश आएगी नहीं पानी आएगा, सूखा आएगा। फिक्स्ड है। दीज थिंग्स आर फिक्स्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड। कंक्लूजन, in conclusion, India's climate reflects a diverse geography, has profound implication for its natural and human system. The interplay of various climatic factors not only shapes the country's weather patterns but also impacts its, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। ये वल वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर से मतलब नहीं रखना, आपको मतलब रखना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। अब तक पूरा जो मेरा मैंने आप लोगों को समझाया, मेरा तर्क वितर्क सतर्क होके आपको सुनना था। मेरा हर एक तर्क और वितर्क आपको सतर्क होके सुनना था, तभी जाके आपको इसी समझ में आने थी। क्योंकि मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाने का मेरा एक ही रीजन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यार आपको एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट करना है। रुको, सॉरी सॉरी, एक आदमी ये चीज कहाँ से लाएगा जब उसको पता होगा यार वहाँ का क्लाइमेट क्या है। मैं विजन जब भी तो क्रिएट कर पाऊंगा यार वहाँ पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मुझे पता होनी चाहिए, हर एक चीज मुझे पता होनी चाहिए वहाँ की। तब तभी जाके चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। दीज आर द सिंबॉलिक टर्म्स ना। यही चीज, यही सब चीजों की वजह से मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की वजह से मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाया। अभी क्लाइमेट के बाद मैं आपको सोइल भी पढ़ाऊंगा। लेकिन सोइल क्लाइमेट से तो फर्क करती ही करती है।
लेकिन कुछ वेदरिंग कंडीशंस भी होंगी, माउंटेन कंडीशंस भी होंगी, नदियों की कंडीशंस भी होंगी, तो ये सब चीजें भी देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, आपको जो अब तक मैंने पढ़ाया, एंटरप्रेन्योरशिप से हमने स्टार्ट किया था, और एग्रीकल्चर पे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लेके हमने क्लाइमेट पढ़ते हुए एंड किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं अब, ठीक है, आपका जो अब आगे करिकुलम चलेगा, कल आपको मैं पढ़ाऊंगा सॉइल, ठीक है। सॉइल के बाद हम सप्लाई चेन पढ़ेंगे उसकी, क्योंकि जब क्लाइमेट पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की सप्लाई चेन पढ़ेंगे, कि कैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। उसके बाद हम इसकी स्किल्स पे जाएंगे। बाद में हम, एक सेकेंड, मैं आपका करिकुलम निकाल लेता हूँ यार, करिकुलम इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई बोर्ड, व्हाट कैन आई से। बच्चों यार, आपका करिकुलम मुझे मिल नहीं रहा है, सॉरी, मैं एक बारी ढूंढने दो, पास में था ना यार, आपका करिकुलम किधर कर दिया है। हाँ, क्लाइमेट सॉइल कंप्लीट हो गया, वाटर कंडीशन आपको क्लाइमेट से ही ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर पैटर्न्स क्या क्या है। भाई मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या चीज़ ज़्यादा उगती है। उसके बाद आएगा वैल्यू चेन प्रोडक्शन, कंज्यूमर से लेकर प्रोडक्शन तक की पूरी एक चेन मैनेजमेंट समझाऊंगा मैं आपको। फिर हमारा स्टार्ट हुआ एलोवेरा प्रोडक्शन। एलोवेरा तक ये रखेंगे, एलोवेरा क्योंकि एलोवेरा आज के टाइम में बहुत तगड़ी खेती हो रखी है। ये कॉस्मेटिक्स, मेडिकोस, सब चीज़ों में काम आती है। सिमिलरली मशरूम, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही प्राइजी, कॉस्टली फीच प्रोडक्ट है, जो आज के टाइम पे बहुत ही रनिंग में है, ठीक है। ऐसे हमारा करिकुलम होगा। चलो बच्चों, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है इतना। कल इसी टाइम पे मिलते हैं, कल स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीकल्चर रीजनल पैटर्न्स। ओके, थैंक यू।